ओके, सो फार हमने जो फर्स्ट लेक्चर करा था रिस्क मैनेजमेंट का, उसमें हमने बात करी थी कि रिस्क को मैनेज करने के लिए उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की नीड होती है, राइट। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि रिस्क कहाँ हो सकता है, उसके लिए उसकी प्री स्क्रीनिंग करनी होती है। बहुत डिटेल में लेक्चर 1 में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। पॉइंट नंबर 3, ओके, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब आप किस तरह से उसकी असेसमेंट करेंगे, किस तरह से ये एनालाइज करेंगे कि कौन सा रिस्क जो है इमीडिएट उसको अटेंशन चाहिए, मतलब इमीडिएटली उसके ऊपर वर्क करना है। सपोज मोर देन वन रिस्क है तो किसको प्रायोरिटाइज करना है, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो यही सारी चीजें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए, स्टेप नंबर 3 जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसका स्टेप नंबर 3 जो कि बहुत क्रूशियल है, द रिस्क, ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपको और क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाए। हाँ जी, करंट का क्वेश्चन है कि मैम फ्रॉड वाले चैप्टर के एमसीक्यू वो बेटा एंड में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी बताऊंगी, ठीक है, बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन जी। सो द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम कह रहे हैं कि रिस्क को हमने मैनेज करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये भी एक रिस्क हो सकता है कि आप सिंगर, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल किया था, एक ही सेलर के ऊपर आप डिपेंड हो, उसी से सारे गुड्स परचेज कर रहे हो, है ना। तो रिस्क को जब भी आप मैनेज कर रहे हो तो पहले आपको ये तो एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वांटम कितना है, कितना रिस्क होने के चांसेस है कि हमारा ये मॉनिटरी लॉस हो सकता है। इसलिए हमें रिस्क को मैनेज करके चलना है। पहले से हमारा बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर ये जो सिंगल सेलर है, ये अगर इससे रिलायंस हट जाता है, हमारा ये हमें नहीं प्रोवाइड करता, तो हम किससे और प्रोक्योर कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही तो आप रिस्क को मैनेज करते हो ना, कैसे, अपने बैकअप प्लान के साथ। किसके साथ? बैकअप प्लान के साथ। तो हमने ये बात करी सेंटेंस के अंदर कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। इससे क्या मतलब है? अगर हम फॉर्मल तरीके से रिस्क को असेस मेजर करने की बात करें, या मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करें, फॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक इंटरनल ऑडिटर जो है सारा एस्पेक्ट डिस्कस करें कि कौन से आपके क्रूशियल एरियाज हैं, है ना। तो फॉर्मल वे में जब रिस्क की असेसमेंट हो रही है, दैट इज फॉर्मल। इनफॉर्मल वे में कैसे हो सकता है? सपोज जो इंटरनल ऑडिटर है स्टाफ के साथ वैसे ही कैंटीन में बैठा है, कैजुअल टॉक कर रहा है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है कहाँ कहाँ कंट्रोल्स लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ पर रिस्क होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो इसकी डिस्कशन चल रही है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे से दोनों तरीके से ही आप जो है रिस्क की असेसमेंट कर सकते हैं। बट कहने का एस्पेक्ट ये भी है कि जब आप रिस्क को असेस करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज होना चाहिए, जिस भी रिस्क के बारे में आप बात कर रहे हो, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ एन इवेंट, उसके होने की संभावना कितनी है, क्या उसको प्रायोरिटी देनी भी चाहिए कि नहीं, ये सबसे पहला बात है। जैसे कि सेम उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था। एक ही सेलर से आप एक कंपनी सारा का सारा ऑर्डर जो है इसी के ऊपर प्लेस कर रही है ना, और बाई चांस वो सेलर ही बैंक करप्ट हो जाता है या बिकॉज ऑफ एनी रीजन उनको नहीं सप्लाई कर पाता, सो डोंट यू थिंक सो कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है पूरा हैम्पर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, राइट। तो क्या आप इस तरह का रिस्क अगर बात करें कि सिंगल सेलर के ऊपर आपकी डिपेंडेंस है, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं? कम ऑन आंसर मी, क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं? एवरीवन गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। क्या ये सिग्निफिकेंट है? सिंगल सेलर के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो? यस, सिग्निफिकेंट है। अगर हम एक बार ये चीज एनालाइज कर लेते हैं, ये एक ऐसा रिस्क है जिसके होने की संभावना है, और अगर ये रिस्क हो गया तो लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग, अगर हो गया तो इससे इतना ज्यादा हमें मॉनिटरी टर्म में भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस ही क्या है, ये एनालाइज करना कि जो भी आप प्री स्क्रीनिंग के बाद रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करने की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले वो कितना सिग्निफिकेंट है इसके बारे में अनुमान लगाना, जैसे कि हमने सिंगल सेल वाले एग्जाम्पल से बात करी। फिर उसके बाद उसके होने की संभावना कितनी है
लाइकलीहुड, सपोज वो एक ऐसा सेलर है कि जो मतलब काफी रिनाउंड पोजीशन पे है, वो अपने ऑर्डर्स टाइमली कमिटमेंट सारी लेके चलता है, अच्छे से देता है, लास्ट कपल ऑफ ईयर से अच्छे रिलेशन है, तो उसके होने की संभावना हमें ऐसा लग रहा है बीइंग एन ऑडिटर की कम है ना। तो हमें लाइकलीहुड भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, या हमें ये लगता है कि ये अभी न्यू न्यू आया मार्केट में, सारे ऑर्डर्स हम इसी को दे रहे हैं, तो वहां पर लाइकलीहुड होने की जो संभावना है वो ज्यादा भी हो सकती है। तो यानी कि ये एनालाइज करने के बाद यहां पर हम एक शीट इंसर्ट करते हैं, सॉरी। चलिए, आपने अच्छे से रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा एरिया ऑफ रिस्क है सिंगल सेलर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है। रिस्क को मेजर भी कर लिया, असेस कर लिया, इतना हो सकता है। फिर आपने उसके होने की जो संभावना है, लाइकलीहुड, और उसका इम्पैक्ट वो भी एनालाइज कर लिया, ठीक है। बट पॉइंट ये भी तो है ना जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, कंसिडरिंग द मीन्स ऑफ मैनेजिंग द रिस्क, उसके बाद ये भी हमारा एक पॉइंट रेलेवेंट होगा। हमने ये देख लिया, ओके, इसके हम होने की संभावना कम है, माइनर है, मेजर है, मतलब या फिर उसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा लाइकली है, या रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी तो उतना ज्यादा रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ना अगले 5 मिनट मुझे आपका फुल फोकस चाहिए, रिस्क मॉडलिंग वाला मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ऑल्दो वो स्लाइड बाहर बाद में आनी थी, बट यहाँ पर मैं लेके चलूंगी उसको, पहले दोबारा से भी उसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हमने लिया रिस्क के होने की संभावना, उसकी लाइकलीहुड, और यहाँ पर लिया उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट या तो थोड़ा बहुत पड़ सकता है, मेजर पड़ सकता है, या क्रिटिकल। और होने की संभावना या तो हो बहुत ही कम है, या हो सकती है, या होने की संभावना के चांसेस ज्यादा है। रिमोट मतलब बहुत कम, पॉसिबल मतलब 50-50% चांसेस है, लाइकली मतलब होने की संभावना मोर देन इवन 50% है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब भी हम ये मेजर करेंगे लाइकलीहुड को, तो क्या लाइकलीहुड के साथ साथ उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे ना। हम क्या कह रहे हैं, असेसमेंट के साथ साथ हमने किस वर्ड का यहां पर इस्तेमाल किया, ऊपर चल के चलती हूँ, प्रायोरिटाइजेशन, दिख रहा है यहाँ पे सबको, प्रायोरिटाइजेशन। तो यानी कि कहने का बात यह है कि अगर रिस्क रिमोट है, और रिमोट होने के साथ साथ मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है होने की, लेकिन अगर हो गया तो उसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। अब बताओ, क्या ऐसे रिस्क को हमें सबसे ऊपर प्रायोरिटाइजेशन देना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन का क्या मतलब है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक नहीं, एक से ज्यादा रिस्क है। सपोज 3 तरह के रिस्क हैं, एक जो आप सिंगल सेलर के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, सिंगल सेलर के ऊपर आप डिपेंड करते हो। दूसरा, आए दिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक में शॉर्टेज मिलती है, उसमें भी आपको देखना है कि उसका रूट कॉज क्या है। देन आपका पॉलिटिकल सिनारियो भी, जिस मार्केट में आपकी कंपनी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको नहीं पता कि कौन सी नई पॉलिसी बन जाएगी आपकी, आगे जो है प्रोडक्ट सेल भी होगा कि नहीं होगा। ये 3 तरह के रिस्क है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपने ये फिगर आउट कर लिया कि जो सिंगल सेलर वाला रिस्क है ना, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन की बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। तो हमने देखा रिस्क 1 के होने के चांसेस रिमोट हैं, लेकिन अगर हो गया तो मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या इस रिस्क को नंबर 1 रैंकिंग देनी चाहिए या नंबर 2 देनी चाहिए, कम ऑन टेल मी। इस रिस्क को कैसी रैंकिंग देनी चाहिए। अब आप ये भी तो बोलोगे ना, मैम ये भी तो बता दो दूसरे रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज स्टॉक शॉर्टेज वाले का हम इसका कह रहे हैं, इसका माइनर इंपैक्ट पड़ेगा, और इसके होने की जो पॉसिबिलिटी वो रिमोट है। अभी रिस्क 3 को छोड़ दो, रिस्क 1 और 2 में से मुझे बताओ किसको प्रायोरिटाइज करें, रिस्क 1 को रेलेवेंस दे ऊपर, या रिस्क 2 को ज्यादा रैंकिंग दे। रैंकिंग किसकी पहले आनी चाहिए, स्टॉक की जो शॉर्टेज होने का जो आए दिन रिस्क है, उसका इम्पैक्ट जो है वो माइनर पड़ता है, और होने के चांसेस भी रिमोट है। इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड की बात की जाए
तो रिस्क 1 को ज्यादा हमने सिग्निफिकेंस देनी है या रिस्क 2 को प्रायोरिटाइज करना है? किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करें? जिन्होंने तो रिस्क 1 बोला है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब जिन्होंने रिस्क 2 बोला है, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मे बी एग्जाम्पल को समझने में चूक हो गई है आपसे। देखो, रिस्क 1 हमारा क्या है, उसकी वो भी ज्यादा है ना? ध्यान से पूरा फोकस लगाइए। जिनका रिस्क 2 जो स्टॉक में शॉर्टेज की बात करें, होने के चांसेस रिमोट है, मे बी 1 और 2% हो। और अगर हो भी गया, जैसे करण, मेरा ये आपसे क्वेश्चन होगा, अब आप बताइए कि रिस्क 1 को प्रायोरिटाइज करें या रिस्क 2 को? अब आपका आंसर क्या होगा? रिस्क 1 या रिस्क 2, किसको ज्यादा सिग्निफिकेंस या प्रायोरिटाइजेशन मिलनी चाहिए? सपोज हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, रिस्क को मैनेज करने के लिए भी हमें क्या लगते हैं, हमारे रिसोर्सेज लगते हैं ना, एडिशनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो किसकी तरफ ज्यादा लगाएं कंट्रोल्स, रिस्क 1 की तरफ या रिस्क 2 की तरफ? क्योंकि जिसकी तरफ ज्यादा रिसोर्सेज लगाएंगे, यानी कि हम उसी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ज्यादा। अब बताइए। अब आई थिंक आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया जी। नाउ लेट्स कम बैक। अब आपको और चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि पहले जब हम 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ना, चीजें हमारे माइंड में सेटल हो जाती है कि हम पढ़ने के वाले हैं और सारी चीज किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। अब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो the results of assessing the likelihood and impact of the risk events identified are used to prioritize the risk। बिल्कुल, यही तो हमने अभी किया है। ये सेंटेंस जो है, थ्योरेटिकली जो एक लाइन बोल गया, इसका मतलब क्या है कि रिस्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए किस रिस्क को हम ज्यादा वेटेज दें और किस रिस्क को कम वेटेज दें, इसके लिए कौन सी दो चीजें हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं? हमारे लिए दो चीजें रेलेवेंट होती हैं कि उसके होने की संभावना कितनी है, लाइक्लीहुड, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्लियर हो गया कि जब भी हमने रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है तो हमारे लिए क्या चीज रेलेवेंट है, उसके होने की संभावना कितनी है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट। इसी से हम अपना डिसीजन ले पाएंगे। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट सारा? क्योंकि हम एमसीक्यू आगे करेंगे, वहां पर आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ये चीज मैं क्लियर करके चलना चाहती हूँ। चलिए, अब आपने कह दिया कि मैम पूरा समझ में आ गया, बट द पॉइंट इज, ये जो आप रिस्क असेसमेंट करने की बातें कह रहे हो, उसको मेजर करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं, है ना, रिस्क असेसमेंट के? तो वो मेथड्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव जो हम नेचर से आइडेंटिफाई करेंगे, क्वांटिटेटिव जो हम मेजरमेंट से आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे लिक्विडिटी रेशियोज होगी या प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो हम मेजरमेंट करके करते हैं वो हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव, और जो सिर्फ उसका नेचर एनालाइज करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव। यहां तक आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? और इसके पहले वाला जो बेटा ये है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन वाला और प्री स्क्रीनिंग वाला, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 रेफर करना पड़ेगा। तो जिनका लेक्चर नंबर 1 में जो एब्सेंट थे या जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है रिस्क मैनेजमेंट का, तो वो जाके लेक्चर नंबर 1 देख लेना। पॉइंट नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। चलिए, क्वालिटेटिव एज एन टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ इंप्लाइज, क्या मतलब है कि आप जितने भी तरह के रिस्क है ना, उसको एनालिस्ट कर लो कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जब आप एक लिस्ट बना लेते हो कि ये सारी तरह के रिस्क हो सकते हैं, तो आप एक लिस्ट ही तो बना रहे हो कि क्या कुछ मेजरमेंट करी आपने? नहीं। तो ये जो मेथड है, ये क्या हुआ कि हर तरह का जो भी टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है उसकी एक लिस्ट बनाना। ये कौन सा मेथड हुआ, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, कि जितने भी तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं उनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाते हो आप। सो दे ऑल आर क्वालिटेटिव मेथड, कि मेजरमेंट नहीं करे यहां पर आप। अगर आपको याद हो, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम रिस्क की रैंकिंग करके आए थे, आपको याद है बेटा? रिस्क 1 और 2 की हमने रैंकिंग करी थी यहाँ पे, है ना, किसको प्रायोरिटाइज करना है, सिंगल सेलर वाला और आई एम रियली वेरी सॉरी, इट वाज जस्ट अ कफ, सॉरी। चाहे आप रिस्क की लिस्ट बना रहे हो
चाहे उसको क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हुए, जहां पर आप टेक्निक अडॉप्ट करके तो वो आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ऐसा रिस्क हो गया तो सो रिस्क मॉडलिंग रैंक्स एंड टास्क किसको दे दो, इंटरनल ऑडिटर वालों को दे दो। क्यों भाई, उन्होंने तो ये देखना है क्या, असिस्ट करना आगे, आपको एडिक्वेसी देखनी है, लेकिन आगे क्या आप ये असाइन जो है उन्हें टास्क कर सकते हो रैंकिंग का आइडेंटिफाइड रिस्क एरियाज का? नहीं। सो रैंक द आइडेंटिफाइड रिस्क एरियाज, जो कि किसको करना है, मैनेजमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व रहना है, आगे वो असाइन नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? ऑडिटर तो उसको काउंटर चेक करता है एडिक्वेसी को, कि जो उन्होंने एनलिस्टिंग करी है वो अप टू द मार्क है। सीनियर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड नीड दिस इंफॉर्मेशन सूनर देन इंटरनल ऑडिट कैन प्रोवाइड इट। वो तो सिर्फ प्रायोरिटाइजेशन, कहाँ कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें बताते हैं। ये एक पॉइंट हो सकता था, बट डी पॉइंट में उन्होंने बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी हमें दे दी। The internal audit activity should be used as the source of information about the success of ongoing risk management activities। यही तो काम होता है ना, कि जो आपने रिस्क को मैनेज करके चल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके मैनेजमेंट के पर्सन, तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है कि नहीं। एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर तो रिमार्क देना है एक इंटरनल ऑडिटर को। तो क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हुआ? डी। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। So the two most important sources of information for ongoing assessments for the adequacy of risk कंट्रोल्स लगाए गए हैं रिस्क को मैनेज करने के विद रिस्पेक्ट टू अप टू द मार्क है कि नहीं। ये क्लियर हो गया? सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट। और पहले बता रही हूं, ऑडिट को रटिएगा नहीं, क्रैमिंग मत कीजिएगा, लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट कंसर्निंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? फॉल्स स्टेटमेंट, अब देखो हमने कहा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। क्वांटिटेटिव और सब्जेक्टिव मतलब क्वालिटेटिव, ये तो ट्रू है। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ट्रू है। बिजनेस यूनिट तो सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, ट्रू है। तो कौन सा रह गया? फॉल्स, वन एंड ओनली, कि क्वांटिटेटिव ही होना चाहिए। गलत, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो हमें गलत ही ढूंढना था। ये तो इजी था। चलिए नेक्स्ट वन। 30th में वो कह रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिस्क एरियाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला उन्होंने बोला कि जब भी हम डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसके होने की जो संभावना है वो हाई है, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत कम पड़ता है। दूसरा, मटेरियल एक्विजिशन में भी रिस्क इन्वॉल्व है, जिसके होने की संभावना भी कम है, इंपैक्ट भी कम पड़ता है। पेटी कैश में भी लाइकलीहुड तो बहुत ज्यादा है होने की, लेकिन इंपैक्ट बहुत कम पड़ता है। बॉन्ड इशू, जब वो वहां भी रिस्क इन्वॉल्व है, जब कोई वो ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करती है, लेकिन उसके होने की संभावना भी कम है, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अनदर रिस्क है ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट का, जिसके होने की संभावना बहुत हाई है, लेकिन इंपैक्ट जो है वो मीडियम है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर्स ऑफ द एरियाज नेम्ड, कि कहां पर रिस्क को प्रायोरिटाइजेशन मिलनी चाहिए। ट्रू स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है, बताइए। पहला वो कह के चल रहे हैं कि द डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हैज लेस रिस्क एक्सपोजर देन द ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट। कंपैरिजन कर रहे हैं डेरिवेटिव्स का ट्रांसपोर्ट के साथ। ट्रांसपोर्ट के होने की संभावना भी ज्यादा है, डेरिवेटिव्स के होने की संभावना भी ज्यादा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, है ना? तो पहले में ही ये आंसर सही मिल गया, तो आंसर स्ट्रेट अवे क्या होना चाहिए? ए। बट हम दूसरे ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हैज लेस रिस्क देन द बॉन्ड।
कंपेयर कर लेते हैं अभी कि ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि हम करेक्ट तो ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कम रिस्क है बॉन्ड के कंपैरिजन में। ट्रांसपोर्टेशन की होने की संभावना हाई है और बॉन्ड के होने की संभावना क्या है यहाँ पे, लो है ना। और उसका इम्पैक्ट अगर हो गया तो ज्यादा पड़ेगा बॉन्ड का, और इसका मीडियम है। तो वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, तो बॉन्ड में क्या लिखा है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो प्रायोरिटाइजेशन बॉन्ड को मिलना चाहिए, इसलिए ये गलत है स्टेटमेंट, इसलिए ये फॉल्स है। इसी तरह से सीओडी भी है जो कि फॉल्स है। आप एनालिसिस कर सकते हो, तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आंसर मिल गया। क्लियर हो गया ये सबको। ये जो रिस्क मैप है, जो भी हम लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट की रिस्क मैप, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन 38, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। सबको क्लियर है, ये रेपिटेशन की रिक्वायरमेंट है। रिस्क मैप का ये क्वेश्चन, so that I can proceed further। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता है। रहिए, 2 मिनट से पहले पहले तो कोई इसका आंसर नहीं देगा, रिस्क मैप को अच्छे से समझिए। पहला ट्रू है या फॉल्स है बताइए, हमने तो फॉल्स ढूंढना है, पहला ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे वन बाय वन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले का आंसर दीजिए, क्या पहला ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमने फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट से ही आंसर मिल रहा है, ध्यान से समझिए। हमने जो स्टेटमेंट ढूंढनी है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, करण एंड प्रदीप, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को रिस्क मैप को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और पेटी कैश में क्या है, होने की संभावना तो बहुत ज्यादा है लेकिन इम्पैक्ट कम पड़ेगा। रिस्कियर होगा, बॉन्ड या पेटी कैश, जिसका इम्पैक्ट, फिर से रिपीट कर देती हूं, वो कह रहे हैं कि होने की संभावना कम है, लेकिन अगर हो गया तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि बॉन्ड ज्यादा रिस्की है। तो आपको नहीं लगता कि ये, जिनको ये ट्रू स्टेटमेंट लग रही है उनको मैं बताऊं कि वो आप एक ही साइड देख रहे हो। आप ये भी तो देखिए ना, एक का अगर रिस्क ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट कम है, दूसरे का इम्पैक्ट कम है तो उसका रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो उनका रिस्क एक्सपोजर सेम नहीं है।
तो उसका इम्पैक्ट कम है, दूसरे का अगर होने की संभावना कम है तो इम्पैक्ट ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट रिस्क जो इन्वॉल्व है पेटी कैश और बॉन्ड में वो इक्विवेलेंट सा हो गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बॉन्ड में ज्यादा रिस्क है? तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? क्या हमें फर्स्ट से ही मिल रही है फॉल्स स्टेटमेंट? यस। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया अब? करण, अब समझ में आ गया? जब हमारा टू फोल्डेड एस्पेक्ट हो कि एक का अगर होने की संभावना दूसरी सिचुएशन में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो हो गया तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहां पर ऑलमोस्ट जो रिस्क एक्सपोजर है वो सेम सेम सा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से ज्यादा रिस्कियर है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव कर सकते हैं। चलिए, ये वाला भी रिस्क मैप के ऊपर ही है। नाउ आई वुड लाइक एवरी वन टू गिव द करेक्ट आंसर ओनली। इसमें अगर किसी ने गलत आंसर दिया ना, फिर देखना बहुत इसके सिमिलर मैंने रिस्क मैप के दो और क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, एक सिंपल वाला और एक टेक्निकल वाला। सो आई जस्ट वांट कि इसका आप सारे 2 मिनट सोच के आंसर दें, बट सही दें। रिस्क मैपिंग करके बताओ इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट असेसमेंट व्हाट शुड बी द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव डिवोट द मोस्ट इंटर सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किस में इन्वॉल्व है वो फिगर आउट कीजिए, जिसकी होने की संभावना भी ज्यादा हो और जिसका इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़े। हिंट दे दिए, बहुत बड़ा हिंट दे दिए। ताजिन, आपका आंसर गलत है। फिक्टिशियस वेंडर्स। क्यों भाई? इसके होने की संभावना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक ना आप एक चीज से कंफ्यूज मत होना। आई थिंक ताजिन आपको भी इसमें आप कंफ्यूज पता नहीं हुए या नहीं हुए। जब हम पॉसिबल वर्ड की बात करते हैं तो ये पॉसिबल से ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि होगा, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लाइकली मतलब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप करेक्ट आंसर दो ताजिन। अब सबके करेक्ट आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड। बी, इंटरनेट इंट्रूजन, जिसके होने की संभावना भी ज्यादा और इम्पैक्ट भी मेजर पड़ेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Internal audit has prepared the following risk map for the upcoming audit year. So, what should the chief audit executive devote the most internal audit resources? सबसे ज्यादा रिसोर्सेज किस में लगाने चाहिए? एम में लगाने चाहिए, एल में लगाने चाहिए, या फिर गिवन इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, या फिर आपको ये लग रहा है कि ढंग से इन्होंने रिस्क मैप बनाया हुआ है? क्या इन्होंने एक रिस्क मैट्रिक्स बनाया है कि एक तरफ पे बताइए क्या होगा आंसर फिर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, है ना, क्योंकि कुछ अच्छे से रिस्क मैप बनाया ही नहीं इन्होंने। चलिए नेक्स्ट वन। The internal auditors are assessing the risk of fraud involving senior management. So an impact factor is, अगर सीनियर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होंगी, या हम कह सकते हैं इंटरनल कंट्रोल ही ढंग से नहीं लगे, या फाइन और पेनल्टी इंपोज होगी, या पोटेंशियल ओवरराइड होगा इंटरनल कंट्रोल्स का। क्या होना चाहिए आंसर? ऑब्वियसली अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक कॉन्सेप्ट कराया था
फोरेंसिक ऑडिट का किस किस को याद है, जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ा है, देखा है, समझा है? फोरेंसिक ऑडिट का करा था ना? बिहाइंड द बार्स भी ले जाते हैं, फाइन्स और पेनल्टीज भी लग जाती है, सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया फोरेंसिक ऑडिट का आंसर। हिंट देना पड़ता है, फिर सारे करेक्ट आंसर्स आ जाते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए? सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, कौन? बहुत इजी है, बताइए। ऑब्वियसली सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर तो उसके ऊपर स्पेशली कमेंट करते हैं ना, एडुक्वेसी बताते हैं, तो इजी था। चलिए नेक्स्ट वन, क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट, an internal auditor plans to audit the adequacy of controls over credit approval. Which of the following is not a required procedure in such an engagement? कह रहे हैं कि एक इंटरनल ऑडिटर है ना, वो ये चेक करे कि कंट्रोल ढंग से लगे हैं कि नहीं लगे, कि जब क्रेडिट अप्रूव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इन जरूरत नहीं है कंट्रोल्स को चेक करने के लिए कि वो अप टू द मार्क है कि नहीं। किस पॉइंट की जरूरत नहीं है, अब बताइए। कौन सा पॉइंट इररेलेवेंट होगा इंटरनल कंट्रोल्स की एडिक्वेसी को चेक करने के लिए? इररेलेवेंट पॉइंट बताना है मुझे, ये बताओ। पहला पॉइंट को लेकर चलते हैं, डिटरमाइन वेदर पॉलिसीज एग्जिस्ट दैट आर प्लेस, क्रेडिट लिमिट लगाई गई है ट्रांजैक्शन के ऊपर, ये तो रेलेवेंट है। क्या चेक करते वक्त कि इंटरनल कंट्रोल्स क्रेडिट की अप्रूवल के टाइम पे ना देना। क्लियर हो गया? ये वाला 36 सबको क्लियर है? ये 36 क्वेश्चन सबको क्लियर है, यस और नो? जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि कंट्रोल्स अप टू द मार्क है कि नहीं। इम्प्रॉपर एम्प्लॉय यूसेज हो, हम देखते हैं कि कोई फिक्टिशियस एम्प्लॉयशन कर रहे हो, तो क्या इसमें कंट्रोल्स का कुछ लेना देना है?